नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास रात दरबारी का 5वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। प्रिंसिपल साहब तकिए के सहारे निश्चल बैठे रहे। आखिर में एक ऐसी बात बोले जिसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा, लोग आजकल बड़े बेईमान हो गए हैं। ये बात बड़ी ही गुणकारी है और हर भला आदमी इसका प्रयोग मल्टीविटामिन टिक्कियों की तरह दिन में 3 बार खाने के बाद कर सकता है। पर क्लर्क को इससे कुछ व्यक्तिगत आक्षेप जैसा जान पड़ा। उसने जवाब दिया, आदमी आदमी पर है। अपने कॉलेज में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। वैद्य जी ने उसे आत्मीयता की दृष्टि से देखा और मुस्कराए। कोऑपरेटिव यूनियन वाला गबन बीज गोदाम से गेहूं निकालकर हुआ था। उसी की ओर इशारा करते हुए बोले, कॉलेज में गबन कैसे हो सकता है? वहाँ गेहूं का गोदाम नहीं होता। ये मजाक था। प्रिंसिपल साहब हंसे। एक बार हंसी शुरू हुई तो आगे का काम भंग ने संभाल लिया। वे हंसते ही रहे, पर क्लर्क व्यक्तिगत आक्षेप के संदेह से पीड़ित जान पड़ता था। उसने कहा, पर चाचा, कॉलेज में तो भूसे के सैकड़ों दाम हैं। हर एक के विभाग में भूसा ही भरा है। इस पर और भी हंसी हुई। सनीचर और रंगनाथ भी हंसे। हंसी की लहर चबूतरे तक पहुंच गई। वहां पर बैठे हुए 2-4 गुमनाम आदमी भी असंप्रक्त भाव में हंसने लगे। क्लर्क ने प्रिंसिपल की आंख से चलने का इशारा किया। से चलने का इशारा किया। ये हमारी गौरवपूर्ण परंपरा है। असल बात 2-4 घंटे की बातचीत के बाद अंत में ही निकलती है। अतः वैद्य जी ने अब प्रिंसिपल साहब से पूछा, और कोई विशेष बात? कुछ नहीं, वही खन्ना वाला मामला है। परसों दर्जे में काला चश्मा लगाकर पढ़ा रहे थे। मैंने वही खींच कर रख दिया। लड़कों को बहका रहे थे। मैंने कहा, लो पुत्रवर, तुम्हें हम यहीं घसीट कर फीता बनाए देते हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपने ऊपर बड़ा संयम दिखाया, पर ये बात खत्म करते करते अंत में उनके मुंह से फिक फिक जैसी कोई चीज़ निकल ही गई। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, ऐसा न करना चाहिए। विरोधी से भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखो ना, प्रत्येक बड़े नेता का एक एक विरोधी है। सभी ने स्वेच्छा से अपना अपना विरोधी पकड़ रखा है। ये जनतंत्र का सिद्धांत है। हमारे नेतागण कितनी शालीनता से विरोधियों को झेल रहे हैं। विरोधीगण अपनी बात बकते रहते हैं और नेतागण चुपचाप अपनी चाल चलते रहते हैं। कोई किसी से प्रभावित नहीं होता। ये आदर्श विरोध है। आपको भी यही रुख अपनाना चाहिए। क्लर्क पर राजनीति के इन मौलिक सिद्धांतों का कोई असर नहीं हुआ। मैं बोला, इससे कुछ भी नहीं होता चाचा। खन्ना मास्टर को मैं जानता हूँ, इतिहास में एमए है, पर उन्हें अपने बाप तक का नाम नहीं मालूम। सिर्फ पार्टी बंदी के उस्ताद हैं। अपने घर पर लड़कों को बुला बुलाकर जुआ खिलाते हैं। उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, कभी पकड़ कर दनादन लगा दिए जाए। इस बात ने वैद्य जी को और भी गंभीर बना दिया और लोग उत्साहित हो उठे। बात जूता मारने की पद्धति और परंपरा पर आ गई। सनीचर ने चहक कर कहा, जब खन्ना पर दनादन पड़ने लगे तो हमें भी बताना। बहुत दिन से हमने किसी को जुतियाया नहीं है। हम भी 2-4 हाथ लगाने चलेंगे। एक आदमी बोला, जूता अगर फटा हो और 3 दिन तक पानी में भिगोया गया हो तो मारने में अच्छी आवाज़ आती है और लोगों को दूर दूर तक सूचना मिल जाती है जूता चल रहा है। दूसरा बोला कि पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गोरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मार तो पड़ जाए पर ज़्यादा बेइज्जती ना हो। चबूतरे पर बैठे बैठे एक तीसरे आदमी ने कहा, जुतियाने का सही तरीका ये है कि गिनकर 100 जूते मारने चले और 99 तक जाते जाते पिछली गिनती भूल जाए और 1 से गिनकर फिर नए सिरे से जूता लगाना शुरू कर दें। चौथे आदमी ने इसका अनुमोदन करते हुए कहा, सचमुच जुतियाने का यही एक तरीका है और इसलिए मैंने भी तो 100 तक गिनती याद करनी शुरू कर दी है। शहर से देहात को जाने वाली सड़क पर साइकिल रिक्शा चला जा रहा है।
रिक्शा वाला रंगीन बनियान, हाफ पैंट, लंबे बाल, दुबले पतले जिस्म वाला नौजवान था। उसका पसीने से लथपथ चेहरा देख वेदना का फोटोग्राफ नहीं बल्कि वेदना का कार्टून आंख के आगे आ जाता है। रिक्शे पर अपनी दोनों जांघों पर हाथों की मुट्ठियां जमाए हुए बद्री पहलवान बैठे थे। रिक्शे पर उनके पैरों के पास संदूक रखा हुआ था। दोनों पैर संदूक के सिरों पर जमाकर स्थापित कर दिए गए थे। इस तरह पैर टूटकर रिक्शे के नीचे भले ही गिर जाए, संदूक के नीचे गिरने का कोई खतरा नहीं था। संध्या का बेमतलब सुहावना समय था। पहलवान का गांव अभी 3 मील दूर होगा। उन्होंने शेर की तरह मुंह खोलकर जम्हाई ली और उसी लपेट में कहा, इस साल फसल कमजोर जा रही है। रिक्शा वाला कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र पर गोष्ठी करने के मूड में नहीं था। वह चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। पहलवान ने अब उससे साफ साफ पूछा, किस जिले के हो? तुम्हारे उधर फसल की क्या हालत है? रिक्शे वाले ने सिर को पीछे नहीं मोड़ा। आंख पर आती हुई बालों की लट को गर्दन की लोचदार झटक के साथ मत्थे के ऊपर फेंक कर उसने कहा, फसल, हम देहाती नहीं हैं ठाकुर साहब, खास शहर के रहने वाले हैं। इसके बाद वह कूल्हे मटकाकर जोर जोर से रिक्शा चलाने लगा। आने जाने वाले एक दूसरे रिक्शे को देखकर उसने घंटी बजाई। पहलवान ने दूसरी जम्हाई ली, फसल की ओर फिर से ताकना शुरू कर दिया। रिक्शा वाला सवारी की ये बेरुखी देखकर उलझन में पड़ गया। रंग जमाने के लिए उसने आगे वाले रिक्शे वाले को ललकारा, अबे बांगड़, चल बाईं तरफ। आगे का रिक्शे वाला बाईं तरफ हो लिया। पहलवान का रिक्शा उसके पास से आगे निकल गया। निकलते निकलते इस रिक्शे वाले ने बाईं ओर के रिक्शे वाले से पूछा, क्यों, गोंडा का रहने वाला है या बहराइच का? वह रिक्शे वाला एक आदमी को कुछ गठरियों और एक गठरी नुमा बीबी के साथ लाद कर धीरे धीरे चल रहा था। इस भाईचारे ने खुश होकर बोला, गोंडा में रहते हैं भैया। शहरी रिक्शे वाले ने मुंह से सिनेमा वाली सीटी बजाकर आंखें फैलाकर कहा, वही तो। पहलवान ने इसे भी अनसुना कर दिया। सांस खींचकर कहा, जरा स्पीड बढ़ाए रहो मास्टर। रिक्शा वाला सीट पर उचक उचक कर रफ्तार बढ़ाने और साथ ही भाषण देने लगा, ये गोंडा, बहराइच और इधर उधर के रिक्शा वाले आकर यहाँ का चलन बिगाड़ते हैं। दाएं बाएं की तमीज नहीं। उनसे ज़्यादा समझदार तो भूसा गाड़ियों के बैल होते हैं। बिल्कुल होश हैं। अंग्रेजी बाजारों में बिरहा गाते निकलते हैं। मोची तक को रिक्शे पर बैठाकर उसे हुजूर सरकार कहते हैं। कोई पूछ दे कि माल एवेन्यू का क्रैम्पटन स्क्वायर चलो तो दांत निकाल देते हैं। इनके बाप ने भी इन जगहों का नाम सुना हो तो जाने। पहलवान ने सिर हिलाया, कहा, ठीक कहते हो मास्टर, उधर वाले बड़े दलिद्दर होते हैं, सत्तू खाते हैं, चना चबाकर रिक्शा चलाते हैं। 4 साल में ही बीमारी घेर लेती है तो घिंघियाने लगते हैं। रिक्शे वाले ने हिकारत से कहा, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, बड़े मक्खी चूस होते हैं। पार साल लू में एक साला रिक्शा चलाते चलाते सड़क पर ही बोल गया। देह पर बनियान न थी पर टेंट से 22 रुपए निकले। पहलवान ने सिर हिलाकर कहा, लू बड़ी खराब चीज़ है। जब चल रही हो तो घर से निकलना नहीं चाहिए। खा पी कर दरवाज़ा बंद करके पड़े रहना चाहिए। बात बड़ी मौलिक थी। रिक्शे वाले ने हेकड़ी से कहा, मैं तो यही करता हूँ। गर्मियों में बस शाम को सनीमी के टाइम गाड़ी निकालता हूँ। पर ये साले देहाती रिक्शा वाले, इनकी न पूछिए ठाकुर साहब, साले जान पर खेल जाते हैं। चमन्नी के पीछे मुंह से फेना गिराते हुए दोपहर को भी मीलों चक्कर काटते हैं। इक्के का घोड़ा भी उस वक्त पेड़ का साया नहीं छोड़ता। पर ये साले मारे हिकारत के रिक्शे वाले का मुंह थूक से भर गया, गला रुंध गया। उसने थूक कर बात खत्म की, साले गरम हवा लगते ही सड़क पर लेट जाते हैं। पहलवान की दिलचस्पी इस बात में खत्म हो गई थी। वे चुप रहे। रिक्शे वाले ने रिक्शा धीमा किया और बोला, सिगरेट पी ली जाए। पहलवान उतर पड़े। रिक्शे पर जोर देकर एक और खड़े हो गए। रिक्शे वाले ने सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर वह चुपचाप सिगरेट पीता रहा, फिर मुंह से धुएं के गोल गोल छल्ले छोड़कर बोला,
उधर के देहाती रिक्शा वाले दिन रात बीड़ी फूंक फूंक कर दांत खराब करते रहते हैं। अब तक पीछे का रिक्शा वाला भी आ गया। फटी धोती, नंगा बदन, वह कांख कांख कर रिक्शा खींच रहा था। शहरी रिक्शे वाले को देखकर भाईचारे के साथ बोला, भैया तुम भी गोंडा के हो क्या? सिगरेट फूंकते हुए उस रिक्शे वाले ने नाक से कोड़ कर कहा, अबे परे हट, क्या बकता है? वह रिक्शे वाला खिर्र खिर्र करता हुआ आगे निकल गया। आज के भावुकतापूर्ण कथाकारों में न जाने किससे सीख कर बार बार कहा कि दुख मनुष्य को मांझता है। बात कुल इतनी नहीं है, सच तो ये है कि दुख मनुष्य को पहले खींचता है, फिर खींच कर निचोड़ता है, निचोड़ कर उसके चेहरे को घुघू जैसा बनाकर उस पर दो चार काली सफ़ेद लकीरें खींच देता है, फिर उसे सड़क पर लंबे लंबे डगों से टहलने के लिए छोड़ देता है। दुख इंसान के साथ यही करता है। उसने गोणा के रिक्शे वाले के साथ भी यही किया था, पर शहरी रिक्शे वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिगरेट फेंक कर उसने उसकी ओर ध्यान दिए बिना अपना रिक्शा तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा भाषण शुरू हुआ। अपना उसूल तो है ठाकुर साहब की चोखा काम चोखा दाम। 8 आने कहकर 7 आने पर तोड़ नहीं करते। जो कह दिया सो कह दिया। एक बार एक साहब मेरी पीठ पर बैठे बैठे घर के हाल चाल पूछने लगे। बोले, सरकार ने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है, रिक्शे पर रोक नहीं लगती। कितनी बुरी बात है कि आदमी पर आदमी चढ़ता है। मैंने कहा तो मत चढ़ो। वे कहने लगे, मैं तो इसलिए चढ़ता हूँ कि लोग अगर रिक्शे को बाईकाट कर दें तो रिक्शे वाले भूखों मर जाएंगे। उसके बाद वे फिर रिक्शे वालों के नाम पर रोते रहे। बहुत रोए, रोते जाते थे और सरकार को गाली देते जाते थे। कहते जाते थे, तुम यूनियन बनाओ, मोटर रिक्शों की मांग करो। न जाने क्या क्या बकते जाते थे। मगर ठाकुर साहब, हमने भी कहा, बेटा झाड़े रहो, चाहे जितना रो हमारे लिए, किराए की अठन्नी में 1 पाई कम नहीं करूँगा। पहलवान ने आंखें बंद कर ली थी। जम्हाई लेकर बोले, कुछ सिनेमा का गाना बाना भी गाते हो कि बातें झलते रहोगे? रिक्शे वाले ने कहा, यहाँ तो ठाकुर साहब 2 ही बातें हैं, रोज़ सिनेमा देखना और फटाफट सिगरेट पीना। गाना भी सुना देता हूँ, पर इस वक्त गला खराब है। पहलवान हंसे। तब फिर क्या, शहर का नाम डुबोए हो? रिक्शा वाला इस अपमान को शालीनता के साथ हजम कर गया। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से लारी लप्पा की धुन निकालनी शुरू की। पहलवान ने उधर ध्यान नहीं दिया। उसने सवारी की तबीयत को गिरा देख फिर बात शुरू की। हमारे भाई भी रिक्शा चलाते हैं, पर सिर्फ खास खास मोहल्लों में सवारियां ढोते हैं। एक सुल्तानपुरी रिक्शे वाले को उन्होंने 2-4 दांव सिखाए तो वह रोने लगा। बोला, जान ले लो पर धर्म न लो, हम इस काम के लिए सवारी न ला देंगे। हमने कहा, भैया बंद करो, गधे को दुलकी चढ़ाकर घोड़ा न बनाओ। शिवपालगंज नज़दीक आ रहा था। उन्होंने रिक्शे वाले को सनत जैसी देते हुए कहा, तुम आदमी बहुत ठीक हो, हमको मुंह न लगाना चाहिए, तुम्हारा तरीका पक्का है। फिर वे कुछ सोच कर बोले, पर तुम्हारी तंदुरुस्ती कुछ ढीली ढाली है, कुछ महीने दंड बैठक लगा डालो, फिर देखो क्या होता है। उसने कहा, क्या होगा? रिक्शे वाले ने कहा, मैं भी पहलवान हो जाऊंगा, पर अब पहलवानी में क्या रखा है? लड़ाई में जब ऊपर से बम गिरता है तो नीचे बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं। हाथ में तमंचा हो तो पहलवान हुए तो क्या, और ना हुए तो क्या। कुछ रोक कर रिक्शे वाले ने इत्मीनान से कहा, पहलवानी तो अब देहात में ही चलती है ठाकुर साहब, हमारे उधर तो अब मुरे छुरेबाजी का जोर है। इतनी देर बाद बद्री पहलवान को अचानक अपमान की अनुभूति हुई। हाथ बढ़ाकर उन्होंने रिक्शा वाले की बनियान चुटकी से पकड़ कर खींची और कहा, अबे घंटे भर से ये ठाकुर साहब क्या लगा रखा है? जानता नहीं मैं बामन हूँ? ये सुनकर रिक्शे वाला पहले तो चौंका, पर बाद में उसने सर्वोदयी भाव ग्रहण कर लिया। कोई बात नहीं पंडित जी, कोई बात नहीं, कहकर वह सड़क के किनारे प्रकृति की शोभा निहारने लगा। रामाधीन का पूरा नाम बाबू रामाधीन भीकम खेड़वी था। भीकम खेड़ा शिवपालगंज से मिला हुआ एक गांव था, जो अब यूनानो मिस्र रोमा की तरह जहान से मिट चुका था। यानी वह मिटा नहीं था, सिर्फ शिवपालगंज वाले बेवकूफ़ी के मारे उसे मिटा हुआ समझते थे। भीकम खेड़ा आज भी कुछ झोपड़ों में माल विभाग के कागजात में बाबू रामाधीन की पुरानी शायरी में सुरक्षित था। बचपन में बाबू रामाधीन भीकम खेड़ा गांव से निकलकर रेल की पटरी पकड़े हुए शहर तक पहुँचे थे।
वहाँ से किसी भी ट्रेन में बैठने की योजना बनाकर वे बिना किसी योजना के कलकत्ते में पहुँच गए। कलकत्ते में उन्होंने पहले एक व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का काम किया, फिर माल ले जाने का। बाद में उन्होंने अपने साझे में कारोबार करना शुरू किया। अंत में वे पूरे कारोबार के मालिक हो गए। कारोबार अफीम का था। कच्ची अफीम पश्चिम से आती थी। उसे कई ढंगों से कलकत्ते में बड़े व्यापारियों के यहाँ पहुँचाने की आदत उनके हाथ में थी। वहाँ से देश के बाहर भेजने का काम भी वे हाथ में ले सकते थे, पर वे महत्वाकांक्षी न थे। अपनी आड़त का काम वे चुपचाप करते थे और बचे समय में पश्चिम के जिलों से आने वाले लोगों की सोहबत लेते थे। वहाँ वे अपने क्षेत्र के आदमियों में काफ़ी मशहूर थे। लोग उनकी अशिक्षा की तारीफ करते थे और उनका नाम लेकर समझाने की कोशिश करते थे कि अकबर आदि अशिक्षित बादशाहों ने किस खूबी से हुकूमत चलाई होगी। सॉरी। अफ्रीका के कारोबार में अच्छा पैसा आता था। दूसरे व्यापारियों से इससे ज़्यादा स्पर्धा भी नहीं रखनी पड़ती थी। इस व्यापार में सिर्फ एक छोटी सी यही खराबी थी कि यह कानून के खिलाफ पड़ता था। उसका जिक्र आने पर बाबू रामाधीन अपने दोस्तों से कहते, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, कानून मुझसे पूछ कर तो नहीं बनाया गया था। जब बाबू रामाधीन अफीम कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो वहाँ भी उन्होंने यही रवैया अपनाया। उन्होंने अंग्रेजी कानून की निंदा करते हुए महात्मा गांधी का हवाला दिया और ये बताने की कोशिश की कि विदेशी कानून मनमाने ढंग से बनाए गए हैं। हर एक छोटी सी बात को जुर्म का नाम दे दिया गया। उन्होंने कहा, जनाब, अफीम एक पौधे से पैदा होती है। पौधा उगता है, उसमें खूबसूरत से सफ़ेद फूल खिलते हैं। अंग्रेजी में उसे पॉपी कहते हैं। उसी की एक दूसरी किस्म भी होती है जिसमें लाल फूल निकलते हैं। उसे साहब लोग बंगले पर लगाते हैं। पर फूल की एक तीसरी किस्म भी होती है जिसे डबल पापी कहते हैं। हुजूर, ये सब फूल पत्तों की बातें हैं, इसमें जुर्म का क्या सरोकार। उसी सफ़ेद फूल वाले पॉपी के पौधे में ये काली काली चीज़ निकलती है। ये दवा के काम आती है। इसका कारोबार जुर्म नहीं हो सकता। जिस कानून में ये जुर्म बताया गया वह काला कानून है। वह हमें बर्बाद करने के लिए बनाया गया। इस लेक्चर के बावजूद बाबू रामाधीन को 2 साल की सज़ा हो गई, पर सज़ा तो उस ज़माने में हो ही जाती थी। असली चीज़ सज़ा के पहले इजलास में दिया जाने वाला लेक्चर था। बाबू रामाधीन को मालूम था कि इस तरह लेक्चर देकर सैकड़ों लोग क्रांतिकारियों से लेकर अहिंसावादियों तक शहीद हो चुके हैं और उन्हें यकीन था कि इस लेक्चर से उन्हें भी शहीद बनने में आसानी होगी। पर सज़ा भुगत कर आने के बाद उन्हें पता चला कि शहीद होने के लिए उन्हें अफीम का कानून नहीं, नमक कानून तोड़ना चाहिए था। कुछ दिन कलकत्ते में घूम फिर कर उन्होंने देख लिया कि वे बाजार में उखड़ चुके हैं। अफसोस में उन्हें एक आध शेर कहे और इस बार टिकट लेकर वे अपने गांव वापस लौट आए। आकर वे शिवपालगंज में बस गए। उन्होंने लोगों को इतना तक सच बता दिया कि उनकी आड़त की दुकान बंद हो गई। इससे आगे बताने की ज़रूरत न थी। उन्होंने एक छोटा सा पक्का मकान बनवा लिया। कुछ खेत लेकर किसानी शुरू की। गांव के लड़कों को कौड़ी की जगह ताश से जुआ खिलाना सिखा दिया। दरवाजे की चारपाई पर पड़े पड़े कलकत्ता प्रवास के किस्से सुनाने में दक्षता प्राप्त कर ली। तभी गांव पंचायतें बनी और कलकत्ते की करामात के सहारे उन्होंने अपने एक चचेरे भाई को सभापति भी बनवा दिया। शुरू में लोगों को पता ही न था कि सभापति होता क्या है, इसीलिए उसके भाई को इस पद के लिए चुनाव तक नहीं लड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही लोगों को पता चला कि गांव में 2 सभापति हैं, जिसमें बाबू रामाधीन गांव सभा की जमीन का पट्टा देने के लिए हैं। उनका चचेरा भाई जरूरत पड़े तो गबन के मुकदमे में जेल जाने के लिए तैयार है। बाबू रामाधीन एक जमाने तक गांव में बड़ा दौरा रहा। बाबू रामाधीन का एक ज़माने तक गांव में बड़ा दौरा रहा। उनके मकान के सामने एक पत्थर छप्पर का बंगला पड़ा था, जिसमें गांव के नौजवान जुआ खेलते थे। एक और भंग की ताज़ी पत्ती घुटती थी। वातावरण बड़ा काव्यपूर्ण था। उन्होंने गांव में पहली बार कैना नेस्ट सीरियम
लार्कस्पर आदि अंग्रेजी फूल लगाए थे। उसमें लाल रंग के कुछ फूल थे जिनके बारे में वे कभी कभी कहते, वह पापी है, वह यह पॉपी है और यह साला डबल पॉपी है। भीखम खेड़वी के नाम से ही प्रकट था कि शायर भी होंगे। अब तो वे नहीं थे, पर कलकत्ता के अच्छे दिनों में वे एक आध बार शायर हो गए थे। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि प्रेम है। इसीलिए बम्बई और कलकत्ता में भी वे अपने गांव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रहते हैं। उसे खटखटा नहीं कह सकते। अपने को गोड़वी, सलोनवी, अमरोहवी कहकर वे कलकत्ता, बम्बई के कूप मंडूक लोगों को इशारे से समझाते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे शहर में ही सीमित नहीं है। जहाँ बम्बई है वहाँ गोंडा भी है। एक प्रकार से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है। जिसे अपने को बम्बई में सनीलवी कहते हुए शर्म नहीं आती, वही कुर्ता पैजामा पहनकर मुंह में 4 पान 4 लीटर थूक भरकर न्यूयॉर्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा कर सकता है। जो कलकत्ता में अपने को बाराबंकी कहते हुए हिचकता है, वह यकीनन विलायत में अपने को हिंदुस्तानी कहते हुए हिचकेगा। इसी सिद्धांत के अनुसार रामाधीन कलकत्ता में अपने दोस्तों के बीच बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी के नाम से मशहूर हो गए। ये सब दानिश डोडवी की सोहबत से हुआ। वे टाणवी की देखा देखी उर्दू कविता में दिलचस्पी लेने लगे, और चूंकि कविता में दिलचस्पी लेने की शुरुआत कविता लिखने से होती है, इसलिए दूसरों के देखते देखते उन्होंने एक दिन शेर लिख डाला। जब उसे टांडवी साहब ने सुना तो जैसा कि शायर एक दूसरे शायर को के लिए कहना चाहिए, अच्छा शेर कहा है। रामाधीन ने कहा, मैंने तो शेर लिखा है, कहा नहीं है। वे बोले, गलत बात है, शेर लिखा नहीं जाता, पर मैं तो लिख चुका हूँ। नहीं, तुमने शेर कहा है, शेर कहा जाता, यही मुहावरा है। उन्होंने रामाधीन को शेर कहने की कुछ आवश्यक तरकीबें समझाई। उसमें एक यह थी कि शायरी मुहावरे के हिसाब से होती है, मुहावरा शायरी के हिसाब से नहीं होता। दूसरी बात शायर के उपनाम की थी। टाणवी ने उन्हें सुझाया कि तुम अपना उपनाम ईमान शिवपाल गंजी रखो, पर ईमान से तो उन्हें ये ऐतराज़ था कि उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम। शिवपाल गंजी इसलिए खारिज हुआ कि उनके असली गांव का नाम भीखम खेड़ा था, और उपनाम से ही उन्हें इसलिए ऐतराज़ हुआ कि अफीम के कारोबार में उनके कई उपनाम चलते हैं। उन्हें कोई नया उपनाम पालने का शौक न था। परिणाम ये हुआ कि शायरी के क्षेत्र में बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी बनकर रह गए। तो अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 5वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारत।